नमस्कार दोस्तों। साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हमारे 10 वीडियोज पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस श्रृंखला को हम एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम प्राचीन इतिहास हुआ, मध्यकाल का इतिहास हुआ या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हुआ, इन सब को लेकर के चलेंगे। हर रविवार को 30 क्वेश्चन इसी तरह से लेकर के आएंगे दोस्तों। और इसमें आज प्राचीन इतिहास पार्ट 1 ये है। और जीके साप्ताहिक जीके रविवार की अगर हम बात करें तो ये हमारा भाग 11 है। तो आइए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बना था। आपके विकल्प हैं पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर काकतीय। तो ये बना था दोस्तों पल्लवों के शासनकाल में, यानी का वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ये दोस्तों जो हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और यहाँ से आगे आने की संभावना बनती भी है। यदि आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन हैं यदि आप हल करते हैं तो वहाँ से लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं में से मैंने छांट करके ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि आगे आने की भी संभावना बनती है। इसी क्रम में दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया। पारंतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय या फिर राजेंद्र चोल द्वितीय। तो यहाँ पे आपका खा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, यानी आदित्य प्रथम ने जो है कांची पर अधिकार कर लिया था, वो भी पल्लवों को हरा करके। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया था। यानी दक्षिण भारत के किस राजवंश ने ऐसा किया था कि राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया। आपके विकल्प हैं चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य। तो ऐसा जो है आपके जो किए थे दोस्तों, उसका नाम है पल्लव, यानी खा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा दोस्तों आपका, कि पल्लवों ने ऐसा किया था। आगे है दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन कि रंपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है। बिहार में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में या फिर असम में। तो यहाँ पे का वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, यानी बिहार में है। आगे इसी क्रम में दोस्तों 5वां नंबर कह रहा कि निम्न में से किसको वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत किसे कहा जाता है। वेदांग को ही कहा जाता है, ब्राह्मण को कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है या फिर अर्ण्य को कहा जाता है। तो वेदांग जो कहा जाता है दोस्तों, वो उपनिषद को कहा जाता है, यानी गा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर कह रहा भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं दोस्तों, ये नागर शैली में वर्णित है, इसलिए यहाँ पे का वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और हम बताते चलें कि इसमें 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं, यानी अपने भारत में। यानी उत्तरी भारत को हम नागर शैली की संज्ञा देते हैं, मध्य भारत को हम बेसर शैली और दक्षिण भारत को जो है द्रविड़ शैली को संज्ञा देते हैं। इसी क्रम में आगे है दोस्तों, कह रहा है कि 7वां नंबर की सुबंध, घटखरफर, छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। क्या ये सभी गुजरात के शासक थे, या ये सभी बौद्ध धर्मी थे, या ये सभी जैन धर्म के थे, या ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे हमारा घा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की बात हो रही है दोस्तों, जिसके शासनकाल में फायान भारत आया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों 8वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला, जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल, गोपाल, हर्ष या फिर बालदित्य। ये था दोस्तों धर्मपाल ने ही विक्रमशिला महाबिहार का निर्माण करवाया था। आगे है दोस्तों इसी क्रम में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की है। संस्कृत है, द्रविड़ है, फारसी है या अवाचनीय या फिर अपठनीय है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, ये अवाचनीय यानी अपठनीय है, यानी पढ़ा नहीं जा सका है।
इसी क्रम में आगे है दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। तो किस देशों का वर्णन मिलता है दोस्तों? प्रथम में, पंचम में, 13वें में या फिर अष्टम में? तो ये मिलता है दोस्तों 13वें में। यहाँ पे गा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। और जो भी नए हैं हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि कम्बुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्य वर्मा प्रथम, सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा तृतीय या फिर सूर्य वर्मा चतुर्थ? तो ये बनवाए थे दोस्तों सूर्य वर्मा द्वितीय, यानी खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों इसी क्रम में कह रहा है कि 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र बनती है। और आज भी ये प्रक्रिया है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि शुरुआत किस काल से हुई है? आपके विकल्प हैं मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर महाजनपद काल। तो ये हुई है दोस्तों, का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मौर्य काल में इसकी शुरुआत हुई थी। 13 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो सुदूर पश्चिम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? विदिशा था, पुरुषपुर, अहिछत्र या फिर पैठन? तो ये था दोस्तों पैठन, यानी घा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? यानी भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये पूछना चाह रहा है। आपके विकल्प हैं पुष्कर, जयपुर, उदयपुर या फिर दिल्ली। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पुष्कर। ये राजस्थान का पुष्कर जो है एक जिला है, वहीं पे है भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बराह थी? यानी किसकी उपाधि जो है आदि बराह की थी? आपके विकल्प हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर वत्सराज। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मिहिर भोज को आदि बराह के नाम से जाना जाता था, यानी उसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर को देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि कह रहा कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं। क्या ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, अरामाइक लिपि में है? तो जी नहीं दोस्तों, न ब्राह्मी, खरोष्ठी, यानी इनमें से ये सभी हो जाएंगे। यानी ये सभी ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और अरामाइक लिपि में भी लिखे गए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें यदि आपको एक विकल्प चुनना हो कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए एक विकल्प के रूप में, तो आपका ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ब्राह्मी लिपि है इसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने लिखा था। बाकी खरोष्ठी लिपि भी है, अरामाइक भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकी लिपि मिली है वो ब्राह्मी लिपि में ही मिली है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि तिरुमल देवराय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरबिंदु वंश, शाल्य वंश, तुलबुल वंश या फिर संगम वंश? तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अरबिंदु वंश का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? तिरुमल देव राय को। और ये तिरुमल देव राय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग को, खारवेल को, सुश्रमण को या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी को? तो ब्राह्मण जो प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, ये प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी को, यानी घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों 19 नंबर, कह रहा है कि ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है
युद्धों का संकलन है या फिर शब्दों का संकलन है। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है दोस्तों वो स्रोतों का संकलन है। यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। सिक्के हैं, जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं या फिर यात्रियों का वृत्तांत है। तो हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की जो स्रोत है ये है आपके सिक्के, यानी सिक्कों से ही आप पता कर सकते हैं कि ऐसे लोग रहे होंगे। आगे इसी क्रम में 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फोरा एक ... था। तो एम्फोरा क्या था ये पूछना चाह रहा है। इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन थे या फिर लंबा एवं दोनों तरफ हत्था लगा जार था या फिर छिद्र युक्त बर्तन था। तो दोस्तों ना तो इटली का सिक्का था, ना लाल चमकदार बर्तन था, ना तो छिद्र युक्त बर्तन था। इसमें ग वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि लंबा एवं दोनों तरफ हत्था लगा जार ये था। कौन? एम्फोरा। जो एम्फोरा है दोस्तों ये लंबा एवं दोनों तरफ लगा हाथ का एक जार था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर है दोस्तों, कह रहा है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। यानी चोल काल में जो व्यापारी के संघ थे उनको क्या कहा जाता था? ग्रामम कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, नगरम कहा जाता था या फिर सभा कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिएगा कि चोल काल में जो व्यापारियों के संघ होते थे उनको कहा जाता था नगरम, यानी हमारा ग वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। और इसी में एक प्रश्न और बनता है कि उत्तरी भारत में चोल काल में जो व्यापारी के संघ थे उनको क्या कहा जाता था। जब उत्तरी भारत की बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका श्रेणी हो जाएगा, यानी उत्तरी भारत में चोल व्यापारियों को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। लेकिन यदि चोल काल में व्यापारियों के संघ मात्र पूछता है तो आपका नगरम ही सही होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर है कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से है, असमिया से है, उड़िया से है या फिर मैथिली से है। तो यहाँ पे बंगाली से हो जाएगा नाथ साहित्य का संबंध। और इसकी स्थापना जो है गोरखनाथ या मत्स्येंद्र नाथ नाम के दो व्यक्ति थे उन्होंने ही किया था। आइए आगे आएगा भी। जी हाँ दोस्तों आ गया कि नाथ संप्रदाय का संस्थापक कौन था? गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों कि गोरखनाथ को भी माना जाता है और मत्स्येंद्र नाथ को भी माना जाता है। और ये पिछले सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो नाथ संप्रदाय याद रखिएगा दोस्तों, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर कह रहा है कि मलोका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है या एक वन्य पशु है या फिर मलक्का का निवासी है। तो मलोका जो है ये ना तो एक जनजाति है, ना एक वन्य पशु है, ना एक मलक्का का निवासी है। ये क्या है? एक प्रकार का घर है। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या फिर अमरनाथ पंथ। तो जो है किस पंथ की बात कर रहा है कि आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, तो ये आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जगन्नाथ पंथ होता है। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आमद शब्द, ये जो आमद शब्द है दोस्तों कह रहा है कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तबला से, गायन से, सितार से या फिर नृत्य से। तो ये संबंधित है दोस्तों, आपका जो विकल्प यहाँ सही हो जाए, ये जो संबंधित है दोस्तों ये है आपका घा वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि नृत्य से संबंधित है। ये जो आमद शब्द है दोस्तों ये जो संबंधित है ये नृत्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर को देखेंगे। 29 नंबर है कि पेइतरा ड्यूरा क्या था? जी हाँ दोस्तों, पेइतरा ड्यूरा या पितरा ड्यूरा ऐसे करके नाम आता है। पूछता है कि ये क्या था, यानी किससे संबंधित था।
धात्विक खनिज से, यूनानी देवता से, उत्तराधिकार की भूमिका से, या फिर भवनों को सजाने की एक शैली थी। जी हाँ दोस्तों, घ वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि भवनों को सजाने की एक शैली थी जिसको कहा जाता था पियतरा या ड्यूरा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर हमारा इस साप्ताहिक जीके रविवार का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। कह रहा है कि बिदरी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे व चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था, या फिर बिदर में उत्पादित रेशम कपड़े का एक प्रकार था, या फिर बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार था, या फिर बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार था। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी कि बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे व चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था। तो इस तरह से दोस्तों साप्ताहिक जीके रविवार के 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगले रविवार को हम ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।